आज एमएससी फाइनल मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहले मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है उसकी थ्योरी और कुछ मॉलिक्यूलर आयन पीक के बारे में पहले पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ते हैं बेस पीक। बेस पीक के बारे में देखिए, उस समय भी अपन ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि बेस पीक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पीक इन द मास स्पेक्ट्रा। इट मीन्स इट हैज 100% रिलेटिव अबंडेंस। तो मास स्पेक्ट्रा में ऐसी पीक जिसकी रिलेटिव अबंडेंस 100% होती है, ऐसी जो पीक आती है उस पीक को बेस पीक कहते हैं। ओके, और यहां पर जो बेस पीक है इट रिप्रेजेंट द मोर स्टेबल फ्रेगमेंट आयन। ये मोर स्टेबल फ्रेगमेंट आयन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल्स है और उस मॉलिक्यूल्स का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है और मॉलिक्यूल्स के फ्रेगमेंटेशन के बाद में बहुत सारे फ्रेगमेंट आयन बन रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 कई फ्रेगमेंट आयन बन गए। तो जिस फ्रेगमेंट आयन है जो मोस्ट स्टेबल फ्रेगमेंट आयन है, जैसे आपने पढ़ा था उसकी थ्योरी में कि वहां पर मास स्पेक्ट्रम है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को ही डिटरमाइन करता है। तो ऐसा फ्रेगमेंट आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और वो मोर स्टेबल हो, तो उस आयन की जो पीक होगी वो एज ए किस रूप में होगी? बेस पीक के रूप में होगी। तो इसको अपन यूं भी कह सकते हैं कि बेस पीक है वो मोस्ट स्टेबल फ्रेगमेंट आयन को रिप्रेजेंट करती है। तो एक बात तो ये हो गई कि जो बेस पीक है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पीक इन मास स्पेक्ट्रा। दूसरा 100% रिलेटिव अबंडेंस। इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 100% मानते हैं होती है। थर्ड, ये इट रिप्रेजेंट मोस्ट स्टेबल फ्रेगमेंट आयन। इट रिप्रेजेंट मोस्ट स्टेबल फ्रेगमेंट आयन। और बेस पीक है वो मोर इंफॉर्मेटिव होता है, जिसके द्वारा मॉलिक्यूलर की स्ट्रक्चर्स को अपन इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि किस तरीके से उसमें फ्रेगमेंटेशन से कौन सा फ्रेगमेंट आयन है वो बन रहा है। क्योंकि जो फ्रेगमेंट आयन जो मोर स्टेबल होगा बेस पीक उसी के अकॉर्डिंग आएगी, उसी की एमई वैल्यू के अकॉर्डिंग आएगी और उसके आधार पर अपन किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस पीक के बारे में ये इतना है। इसको आप एक एग्जांपल से अपन इसको बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। जैसे आप यूं देखिए, जैसे मान लीजिए न्यूपेंटेन है, एक अच्छा एग्जांपल है। आप जानते हो न्यूपेंटेन के बारे में कि ये ब्रांच्ड होता है CS3 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 और ये CS3 न्यूपेंटेन है। ओके, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग हुई है और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग के द्वारा यहां पर देखिए CS3 C CS3 CS3 और ये CS3 और यहां पर कोई भी बॉन्ड है उस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन्स कम है, वहां पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां लगाने का मतलब क्या है कि कोई भी बॉन्ड है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन्स कम है, एक इलेक्ट्रॉन्स यहां निकल गया है इसमें से, एक तो ये रहा और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन्स इसमें से। तो ये जो है ये क्या है? मॉलिक्यूलर आयन पीक है। और मॉलिक्यूलर आयन पीक है या इसको अपन क्या कहेंगे? पेरेंट आयन पीक कहेंगे। यहां पर पेरेंट आयन पीक है। इस पेरेंट आयन पीक की आप देखिए एमई वैल्यू देखेंगे इसकी, तो इसका मॉलिक्यूल देखिए कार्बन के कितने हैं? 5, तो ये कितने हो गए? 60
और 3 3 3 और 3, तो कितने हो गए ये 12। तो यहां पर जो इसका जो एमई वैल्यू होगी वो कितनी होगी 72। तो जो मोलिकुलर आयन पीक है वो 72 एमई वैल्यू के ऊपर प्राप्त होती है। अब आयनाइजेशन चैम्बर में मोलिकुलर आयन बनता है, उसके बाद में उसका क्या होता है, फर्दर फ्रेगमेंटेशन होता है। तो फर्दर फ्रेगमेंटेशन होगा यहां पर, फर्दर फ्रेगमेंटेशन से यहां जैसे यहां ये जो बॉन्ड है ये इस तरीके से है, तो ये यहां पर टूटेगा ये इस तरीके से, तो यहां CH3 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 यहां पर पॉजिटिव और यहां पर CH3 ये रेडिकल्स। तो यहां आप देख रहे हो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज ये है, ये रेडिकल्स है। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज की ही पीक मास स्पेक्ट्रा में प्राप्त होती है। इसको ये भी कह सकते हैं, आपके ये भी आया होगा कि पॉजिटिव चार्ज इस पर आया है, इस पर रेडिकल आया है, यहां भी रेडिकल आ सकता था, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। ओके, तो यहां पर जैसे ये है, तो इसका अपन देखेंगे कि 12 है 12 है 12 है और 12 है, तो ये 48 और 48 और ये 3 3 ये कितने हो गए 9, और तो ये कितने हो गए 57। तो इसकी जो एमई वैल्यू है वो यहां पर कितनी होगी 57 होगी। उसके बाद में देखिए इसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो तो यहां पर फिर इसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन करेंगे, तो यहां CH3 और यहां CH3 और यहां पर ये इस तरीके से ये वापस फ्री रेडिकल्स, ये जैसे एक बॉन्ड है ना यहाँ पर, तो एक इलेक्ट्रॉन्स और ये, और यहां पर ये CH3 रेडिकल्स, इस तरीके से रेडिकल्स आएगा। तो यहां पर ये जो एमई वैल्यू है, इस एमई वैल्यू है, इसका भी अपने को जो प्राप्त होगा वो कितने हो गए 36, और यहां पर 3 और 3 कितने हो गए 6, तो ये 42। तो इसकी एमई वैल्यू है वो कितनी होगी 42 होगी, और यहां पर 42 एमई वैल्यू होगी। तो यहां पर ये इस तरीके से ये रेडिकल्स यहां से निकल गया। तो आप देख रहे हो ना, ये मोलिकुलर आयन, फिर इसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन हुआ, यहाँ पर मैथिल है वो एज ए रेडिकल्स के रूप में निकल गए हैं यहाँ पर। तो ये रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग फ्रेगमेंट है। तो इस रिमेनिंग फ्रेगमेंट की जो एमई वैल्यू है वो 57 है। उसके बाद में जैसे ये रेडिकल जा रहा है, तो यहाँ पर जो एमई वैल्यू है वो क्या है 42 है। यहाँ उसके बाद में और देखें यहाँ पर, तो यहाँ ये CH3 और यहाँ ये जैसे 42 है। इसके बाद में और देखेंगे तो इसको अपन यहाँ पॉजिटिव ले लें, और यहाँ ये CH3 पॉजिटिव प्लस CH3C ये इस तरीके से ये। तो यहाँ पर जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आ गया, तो यहाँ पर जो एमई है वो यहाँ पर कितनी होगी 15 होगी। कुल मिलाकर के ये अपन कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसे इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पर देखिए फ्रेगमेंटेशन की बहुत पॉसिबिलिटी होती है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया इस पर पॉजिटिव आ रहा है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आ सकता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है। और वहां पर मोलिकुलर आयनाइजेशन चैम्बर है, उसमें कई प्रकार के फ्रेगमेंटेशन होंगे और अपने को डिफरेंट आयन प्राप्त होंगे, रेडिकल्स भी प्राप्त होंगे, रेडिकल कैटायन्स भी प्राप्त होंगे। यहाँ पर कुछ एक आयन को ही लिखा है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के इसके द्वारा ये समझाना चाह रहे हैं कि देखिए इसमें जो ये बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन्स बन रहा है। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो क्या होता है मोर स्टेबल होता है। यहाँ पर ये जो पॉजिटिवली चार्ज है और रेडिकल आयन है, तो ये 2 डिग्री है, और यहाँ पर ये मैथिल है। तो यहाँ पर जो मोर स्टेबल जो फ्रेगमेंट आयन है, तो मोर स्टेबल जो फ्रेगमेंट आयन होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, और ये वाला मोर स्टेबल फ्रेगमेंट आयन है। तो इसकी जो एमई वैल्यू है वो कितनी है 57 है। तो यदि अपन मास स्पेक्ट्रा लेते हैं और मास स्पेक्ट्रा में उसकी रिलेटिव अबंडेंस लिखते हैं, और यहाँ पर इसकी यदि एमई वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट पीक आएगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट पीक है वो कितने के ऊपर आएगी, यहाँ पर 57 के ऊपर आएगी।
उसके बाद में अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, 42 की भी प्राप्त हो रही है, तो ये 42 है, और किसकी हो रही है, 15 की हो रही है, ये 15 की है, मोलिकुलर आयन पीक है, ये 72 की हो रही है, तो ये 72 की हो रही है, और ये मोलिकुलर आयन पीक है, इसकी फ्रेगमेंटेशन है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ये अपन ने पढ़ा ही था कि जो हाईएस्ट एमई वैल्यू के ऊपर जो पीक प्राप्त होती है उसको मोलिकुलर आयन पीक कहते हैं। तो ये जो पीक है ये तो क्या है, मोलिकुलर आयन पीक। इसके अलावा जो भी है वो उनके अलग अलग फ्रेगमेंट आयन से हैं, उनकी पीक से। और ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट पीक है मास स्पेक्ट्रा के अंदर, ये जो पीक है ये क्या, कौन सी पीक है, बेस पीक है। तो इस एग्जांपल के द्वारा अपन इसको इजीली समझ सकते हैं कि बेस पीक क्या होती है। बेस पीक किसी मोलिकुलर आयन के फ्रेगमेंटेशन के फलस्वरूप ऐसा फ्रेगमेंट आयन जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उस स्टेबिलिटी के सबसे ज्यादा होती है, तो उसके द्वारा जो जनरेट पीक होती है वो बेस पीक कहलाती है, और उसकी रिलेटिव अबंडेंस 100% मानते हैं, जो अपन ने लिख भी लिया है, यहां पर पहले लिखा था। तो इस तरीके से ये बेस पीक, तो क्लियर है, बेस पीक क्या होगी, मोलिकुलर आयन पीक क्या होगी। बेस पीक मोर इंटेंस होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और इसके जो अलावा जो भी ये होती हैं जिनके अपन डिफरेंस देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यदि 15-15 का डिफरेंस है तो अपन मान सकते हैं कि उसमें मैथिल रेडिकल है उसका एलिमिनेट हो रहा है। यदि मान लीजिए वहां पर 14 का है तो वहां पर CH2 है, उसका एलिमिनेट हो रहा है। आगे अपन एल्केन्स में पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स, तो वहां पर देखेंगे कि किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन के फलस्वरूप किस तरीके से छोटे छोटे जो आयन्स हैं उनका एलिमिनेशन होता है, और अपने को मोर ये मास स्पेक्ट्रम में इजीली डिटरमाइन पॉजिटिवली चार्ज प्राप्त होते हैं, और उसके बेस पर किस तरीके से उनकी स्ट्रक्चर्स हैं उसको डिटरमाइन किया जाता है। तो ये सभी स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे कि बेस पीक क्या होती है और किस तरीके से उसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, बेस पीक के बाद में शुरू में अपन ने लिखा था कि जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है उसका जो मुख्य एम है वो है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन और एलिमेंटल एनालिसिस। तो अपन अब देखते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा एलिमेंटल एनालिसिस किस प्रकार से करते हैं। तो एलिमेंटल एनालिसिस में देखेंगे कि सबसे पहले देखते हैं डिटेक्शन ऑफ क्लोरीन। तो देखिए एलिमेंटल एनालिसिस, और इसमें डिटेक्शन ऑफ क्लोरीन एटम। किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर क्लोरीन एटम है, इसका मास स्पेक्ट्रम के द्वारा, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करेंगे ये अपन देखते हैं। तो देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई क्लोरीन एटम कोई क्लोरीन एटम कंटेनिंग कोई कंपाउंड है, और उस कंपाउंड में अपने को पता करना है कि क्लोरीन एटम है या नहीं है। तो क्या करते हैं कि उस कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रा लेते हैं। ओके, मास स्पेक्ट्रा लेकर के उस कंपाउंड का, और उसके बाद में उसकी जो पीक है वो उनके बारे में उनको एनालाइज करते हैं, और एनालाइज के बाद करने के बाद में उसका अपन प्रेडिक्शन करते हैं कि इसमें क्लोरीन एटम है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए कि यदि मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल के मास स्पेक्ट्रम में, समझ रहे हो ना, किसी मॉलिक्यूल के मास स्पेक्ट्रम में यदि M+2 पीक्स प्राप्त होती है, और वो जो पीक है वो यदि
3:1 के रेशियो की इंटेंसिटी में प्राप्त होती है, तो अपन वो कहेंगे कि उस मॉलिक्यूल्स में क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। एक बार और देखिए, when the M plus and M plus 2 peaks are obtained in the mass spectra with 3:1 intensity, with respect to 3:1 ratio intensity, then we can say the molecules have chlorine atoms. Okay, यहां पर और इसको मतलब इजीली आप समझना चाहिए तो और इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड्स में अपने को दो पीक प्राप्त हो रही हैं, एक M प्लस पीक और एक M प्लस 2 पीक। ओके, अब यहां पर M प्लस और M प्लस 2 पीक प्राप्त हो रही है। यहां M प्लस है वो क्या है, पेरेंटाइन पीक है, मोलिकुलर आयन पीक है, और M प्लस 2 क्या है, उसके मोलिकुलर आयन है उससे +2, मतलब 2 ज्यादा M वैल्यू का फ्रेगमेंट आयन बन रहा है। ओके, तो ये जो है ये मोलिकुलर आयन पीक, और मोलिकुलर आयन से 2 यूनिट ज्यादा होगी, वो क्या होगी, M प्लस 2 पीक होगी। और ये दोनों जो पीक्स प्राप्त होंगे उन पीक का जो रेशियो है वो होगा 3:1। ठीक है, जैसे एक की जो इंटेंसिटी है वो इसकी तुलना में M प्लस की जो इंटेंसिटी है वो M प्लस 2 की तुलना में 3 टाइम्स मोर होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर यदि इस तरीके से कोई मास स्पेक्ट्रा आ रहा है जिसमें M प्लस और M प्लस 2 पीक 3:1 के रेशियो में अपने को प्राप्त होती है, तो वो क्लोरीन एटम उसमें कंफर्म प्रेजेंट है। ओके, यहां पर अब हम देखते हैं कि 3:1 का क्या है, 3:1 है वो क्या है। तो यहां पर ये देखते हैं कि यहां पर जो क्लोरीन एटम का जो आइसोटोप है, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन एटम, यहां पर इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक 35Cl और एक 37Cl। तो यहां पर देखिए ये क्लोरीन है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 35 है, और यहां पर जो क्लोरीन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 37 है। तो यहां पर देखिए जैसे यहां देखिए M प्लस और क्या है, M प्लस 2 है ना, तो M प्लस 2 है, इसका मतलब क्या है, 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है। M प्लस 2 पीक जो आ रही है वो किसके कारण से आएगी, यहां पर 37 जिसका एटॉमिक नंबर है क्लोरीन एटम का, उसके कारण से प्राप्त होती है। ओके, इसके अलावा और देखिए ये दोनों जो आइसोटोप हैं वो नेचर के अंदर इसी रेशियो में पाए जाते हैं। किस रेशियो में पाए जाते हैं कि ये 3:1 में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये समझ लीजिए कि आपके पास यदि 4 क्लोरीन के एटम हैं, तो उसमें से जो 3 क्लोरीन के एटम होंगे, वो 3 क्लोरीन के एटम हैं वो कौन से होंगे, 35 क्लोरीन, और उनमें से एक जो है वो क्या होगा, 37 होगा। तो इस तरीके से इनकी ये पॉसिबिलिटी है कि किस तरीके से 3:1 में ये पाए जाएंगे। तो यहां पर यदि नेचर के जो ये आइसोटोप है, क्लोरीन की जो आइसोटोप है, उन आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस नेचर के अंदर 3:1 है, तो उसी प्रकार से मास स्पेक्ट्रम में इसकी जो इंटेंसिटी प्राप्त होती है वो इंटेंसिटी भी 3:1 के रेशियो में ही अपने को प्राप्त होगी। ठीक है, तो एक तो बात आप ये समझ गए होंगे कि M प्लस और M प्लस 2, तो M प्लस जैसे एक इसको और इजीली एग्जांपल से समझ सकते हैं अपन। आप यूं देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर ये है CH3Cl मॉलिक्यूल से है, और इसके अंदर क्या है, क्लोरीन एटम है। अब आप यूं देखिए इसके अंदर जो मोलिकुलर आयन पीक है, मोलिकुलर आयन पीक है वो देखिए यहां पर क्लोरीन कार्बन है वो कितना है, 12 है, प्लस हाइड्रोजन 3 प्लस क्लोरीन है वो क्या है, 35। ओके, और यहां पर आप देखिए यहां 12 है, 35 और यहां पर 3, तो यहां पर 0
और यहां पर कितना आ रहा है 50, तो यहां पर ये क्या होगा 50 होगा। 50 क्या है यहां पर एमई वैल्यू है ना, एमई वैल्यू है, किसकी एमई वैल्यू है, मोलिकुलर आयन की एमई वैल्यू है, मोलिकुलर आयन पीक की एमई वैल्यू है, और ये मोलिकुलर आयन पीक की जो एमई वैल्यू है वो मोलिकुलर आयन के कारण से अपने को प्राप्त होती है। इसके अलावा देखिए ये तो अपन ने देखा ही है कि क्लोरीन है वो केवल ये क्लोरीन 35 ही थोड़ी है, नेचर के अंदर क्लोरीन 35 ही थोड़ी है, उसका दूसरा आइसोटोप भी है, और वो दूसरा आइसोटोप कौन सा है, क्लोरीन 37। तो क्लोरीन 37 जो दूसरा आइसोटोप है वो यहां पर, तो उसको भी अपन लेंगे, तो यदि उसकी भी पॉसिबिलिटी है तो वो किस रेशियो में पाया जा रहा है, एक ही रेशियो में पाया जा रहा है। तो देखिए यहां पर 12 प्लस 3 प्लस 37, तो यहां पर देखिए ये कितना आएगा 52। तो जैसे ये क्या है मोलिकुलर आयन पीक, तो मोलिकुलर आयन पीक ये तो क्या हो जाएगी M+, और ये दो ज्यादा हो गए ना इसमें, तो ये क्या होगी M+2, तो ये M+ है और ये क्या है M+2 है। तो यहां पर आप देख रहे हो, अब देखिए यहां पर ये जैसे CH3Cl है, क्लोरोफॉर्म है, और उस क्लोरोफॉर्म का नमूना है, उस क्लोरोफॉर्म के नमूने का अपन मास स्पेक्ट्रम ले रहे हैं। तो उस मास स्पेक्ट्रम में अपन देखेंगे कि सारे के सारे जो एटम है, क्लोरीन के एटम है, वो सारे के सारे वो एटम तो होंगे नहीं जिनका एटॉमिक नंबर है वो 35 है, उसके अलावा उसमें वो एटम भी होंगे जिनका एटॉमिक नंबर है वो 37 है। तो यहां पर दोनों की पॉसिबिलिटी है, परंतु जो पॉसिबिलिटी का जो रेशियो है वो कितना है 3:1 है, और 3:1 है। तो यहां पर जो अपने को पीक्स प्राप्त होती हैं M+ और M+2 पीक प्राप्त होती हैं, उनका मास स्पेक्ट्रम के अंदर भी जो भी रेशियो आएगा उस रेशियो वो भी किस रेशियो होगा 3:1 में होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए मास स्पेक्ट्रम के द्वारा अपन ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यदि किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर क्लोरीन का एटम प्रेजेंट है तो उसके मास स्पेक्ट्रम में अपने को दो पीक्स प्राप्त होती हैं, एक M+ पीक और एक M+2 पीक, और उन पीक का जो रेशियो होता है वो होता है 3:1। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कोई भी मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल का मास स्पेक्ट्रम लेकर के और उसके अंदर यदि इस तरीके से अपने को पीक प्राप्त होती है तो अपन इजीली कह सकते हैं, इजीली उसका डिटेक्शन कर सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल्स के अंदर क्लोरीन एटम है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहां पर जो अपन ने एग्जांपल लिया है CH3Cl, ये जो एग्जांपल लिया है इस एग्जांपल में अपन ने केवल यही देखा है कि इसके अंदर केवल एक क्लोरीन एटम है। अब यहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनके अंदर 2 क्लोरीन एटम है, जिनके अंदर 3 क्लोरीन एटम है, तो उनका अपन आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, उनका अपन डिटेक्शन कैसे करेंगे। तो देखिए आप यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अभी अपन ने क्लोरोफॉर्म लिया, उसी तरीके से यहां पर आप यूं देखिए CH2Cl2, तो यहां पर CH2 और Cl2, तो यहां पर क्लोरीन के कितने एटम हैं 2 एटम हैं। ठीक है, और यहां पर 2 एटम है, तो यहां पर देखिए कैसी कैसी अपने को पीक प्राप्त होंगी। ये तो आप जान ही रहे हो कि यहां पर जो क्लोरीन है उस क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो यहां पर देखिए जैसे कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर है 12 प्लस यहां पर हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है तो कितने हो गए 2, और क्लोरीन जैसे अपन 35 के अकॉर्डिंग करेंगे तो 2 है, तो यहां पर 35 प्लस 35, तो यहां पर देखिए ये कितने आ गए 17 और ये 14, तो ये कितने होंगे 84, तो यहां पर 84 के ऊपर भी अपन को एक पीक प्राप्त होती है। दूसरा और देखिए यहां पर 2 क्लोरीन एटम है, उसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि जो एक क्लोरीन एटम है वो 35 हो सकता है और दूसरा जो क्लोरीन एटम है वो 37 हो सकता है। यहां पर जो अपन ने लिए हैं दोनों क्लोरीन एटम में कौन से हैं 35 है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है CH2
Cl2, तो यहां पर अपन कार्बन के 12 है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 प्लस एक अपन ने क्या ले लिया 35 और एक अपन ने क्या ले लिया 37। तो आप देख रहे हो इसमें दो बढ़ गए, तो यहां पर इसका कितना आएगा, Mu वैल्यू इसकी कितनी आएगी 86। इसी तरीके से यहां पर CH2 Cl2, देखिए एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि दोनों ये हो, दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि एक ये हो एक ये हो, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों ये हो, और दोनों ये होंगे तो आप देखिए 12 प्लस 2 प्लस 37 प्लस 37, और यहां पर आप देखिए कि 2 यूनिट Mu वैल्यू और इंक्रीज हो रही है, और यहां पर अपने को प्राप्त हो रहा है 88। तो ये जो 84 Mu वैल्यू के ऊपर जो अपने को पीक ऑब्टेन होती है, इस पीक को अपन कहेंगे M प्लस पीक यहां पर हो रही है। तो आप यहां पर देखिए ये 2 यूनिट्स मोर है, तो यहां पर ये होगी M प्लस 2 पीक, और ये जो है ये क्या होगी M प्लस 4 पीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर 2 क्लोरीन एटम पाए जाते हैं, तो अपने को इस तरीके से वहां पर 3 पीक प्राप्त होंगी, M प्लस पीक, M प्लस 2 पीक और M प्लस 4 पीक। ओके, यहां पर ये जो पीक प्राप्त होंगी तो उनका अपन रेशियो देखते हैं कि ये किस रेशियो के अंदर अपने को प्राप्त होंगी। तो उनका जो रेशियो है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन के ऊपर आधारित है ये। और बाइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब होता है A प्लस B और यहां पर N, यहां A और B है वो क्या है इंटेंसिटी ऑफ द एटम्स। तो जैसे अपन क्लोरीन एटम की बात कर रहे हैं और 2 आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं, तो इनका जो रिलेटिव अबंडेंस है वो कितनी है 3:1। तो जहां पर ये 3:1 और यहां पर N है वो नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर इस मॉलिक्यूल्स में क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो यहां पर जो N है उस N की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। और ये अपन पढ़ ही चुके हैं कि यदि अपन इसको एक्सपेंशन करते हैं, जैसे यहां पर यदि 2 कर देते हैं तो यहां पर क्या आएगा A² प्लस 2AB प्लस B²। तो यहां A है, A की वैल्यू कितनी है 3, तो A की वैल्यू 3 है, तो यहां पर देखिए 3 3 जा 9 और यहां पर 2, तो 2A है उसका 3 और B का कितना है 1, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये 6, और B है उस B की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 1 का स्क्वायर है वो कितना आएगा 1। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो इसका जो मास स्पेक्ट्रा है उस मास स्पेक्ट्रा में अपने को ये 3 वैल्यू प्राप्त होती है, और इन 3 वैल्यू का जो इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो रेशियो होगा 9:6:1, और इसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इधर लिख दें इसको, यहां पर तो अपन लिखेंगे रिलेटिव अबंडेंस, और यहां पर अपन लिख रहे हैं Mu वैल्यू। तो इसके अलावा अपने को और भी बहुत सारी अपने को पीक्स प्राप्त होंगी, पर मोलिकुलर आयन पीक है वो मोलिकुलर आयन पीक जैसे ये M प्लस पीक, और M प्लस पीक है वो कहां पर आ रही है, Mu वैल्यू कितने पर आ रही है 84 के ऊपर आ रही है। और दूसरा क्या आ जाएगा M प्लस 2 पीक, तो ये M प्लस पीक, M प्लस जो 2 पीक है, देखिए ये M प्लस पीक है ये 9, मतलब 9 के रेशियो में, फिर M प्लस 2 पीक आएगी उसकी इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी यहां पर, और वो कितने पर आएगी यहां इससे 2 ज्यादा होगी, तो यहां पर ये 86 और ये यहां पर, और जो M प्लस 4 पीक आएगी वो इससे क्या है 4 ज्यादा हो जाएगी, तो यहां पर ये इतनी सी पीक आएगी। तो ये जो है ये M प्लस, ये M प्लस 2, ये M प्लस 4,
तो इस तरीके से अपने को ये 3 पीक प्राप्त होते हैं और इनका जो रेशियो है वो 9:6:1 में इस तरीके से प्राप्त होता है। तो ये हो गया एक मॉलिक्यूल्स, एक क्लोरीन एटम हो तो, इसके अलावा 2 क्लोरीन एटम हो तो इस तरीके से अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 3 हो और ब्रोमीन एटम हो, आयोडीन एटम हो, उसका कैसे अपन डिटेक्शन करेंगे ये अपन नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू।